नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। आज के इस वीडियो में हम बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आपसे हर एग्जाम में पूछा जाता है, इंडियन पॉलिटी। आपके लिए इस वीडियो में 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे विद टाइमर। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा। अपना स्कोर शेयर करिएगा और चेक करिएगा कि आने वाले एग्जाम का ये टॉपिक आपसे कितना बनता है। दोस्तों अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और आप जिस भी स्टडी ग्रुप में जुड़े हुए हैं लिंक को शेयर ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ऑल एग्जाम स्पेशल वीडियो है तो आप देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन। भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना जो है ऑप्शन नंबर सी 1997 कानून के द्वारा, संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। केपीएलटी करबी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर मुख्य रूप से किस प्रदेश में सक्रिय है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो करबी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर केपीएलटी जो है असम में सक्रिय है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसका विकल्प होना चाहिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक का लक्ष्य जो है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984 का विकल्प होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। यदि चुनाव के दौरान चुनाव प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो चुनाव आयोग क्या करेगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यदि चुनाव के दौरान चुनाव के प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो चुनाव आयोग जो है इस सीट पर चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशियों को वोट डालने के लिए मिल सकता है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 64 प्रत्याशी सिर्फ ईवीएम से वोट डाल सकते हैं। इसीलिए इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर 64 से ज्यादा हो जाएगा तो एक ईवीएम पे ये 64 से ज्यादा आ ही नहीं पाएंगे, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, बैलेट पेपर वाले वोटिंग सिस्टम का यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, एक क्वेश्चन दूसरे से रिलेट करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। आमतौर पर चुनाव आयोग के नियमानुसार पोलिंग बूथ मतदाताओं के घर से अधिकतम कितनी दूर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो आमतौर पर चुनाव आयोग के नियम के अनुसार पोलिंग बूथ जो है मतदाताओं के घर से अधिकतम 2 किलोमीटर दूर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो एक ईवीएम मशीन में जो है 3840 मत पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जानना भी जरूरी है, यह आपके नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत ऑप्शन नंबर ए के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्यायिक क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के न्याय क्षेत्र को न्यायालय की देख में ऑप्शन नंबर बी पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच देखती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य जो है केरल हाईकोर्ट करता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कानून के द्वारा संसद बदल सकती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? बतलाइए राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक कार्य करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश जो है संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली कितनी जनसंख्या के ऊपर वाले राज्यों में है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली जो है 20 लाख से ऊपर वाली जनसंख्या के राज्यों के पास में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो 6वीं अनुसूची जो है ऑप्शन नंबर बी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन चारों राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाता है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो नए राज्यों को बनाने के लिए पहली अनुसूची में संशोधन होता है हमेशा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय लेने के लिए जो है वास्तविक न्यायाधिकार क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार निर्णय देता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा भाग तो लेती है लेकिन उसकी अपील की कार्यवाही में भाग नहीं लेती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान का न्यायिक समीक्षा वाला भाग जो है उसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राज्यसभा के बारे में राज्यसभा के 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होते हैं, यह बात गलत है। राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा कोई भी सदस्य मनोनीत राज्यसभा में नहीं होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और कितने होते हैं कमेंट बॉक्स में आप शेयर करो। भारत की संसद में कौन कौन होता है? बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में गरीबों को 25% मुफ्त सीटों का आदेश दिया गया परसेंट, जिसमें भारत के निम्नलिखित स्कूल हैं। कौन से स्कूल हैं? राइट आंसर क्या है? चलिए देखते हैं। तो गरीबों को 25% मुफ्त सीटें देने का आदेश दिया गया। इसमें भारत के सरकारी स्कूल, अनुदानित प्राइवेट स्कूल, बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी? बताइए राइट आंसर क्या है? चलिए देखते हैं। तो स्वर्ण सिंह समिति ने जो है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, इसकी सलाह दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित हैं? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जाति को जो है मध्य प्रदेश में आरक्षित हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे के बाहर रखा गया है। राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन के लिए? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 30A है, जिसके कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या है? बतलाइए इस क्वेश्चन के लिए। चलिए देखते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। तो ये बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन दोनों स्थितियों में घोषित हो सकता है राष्ट्रीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में पहली बार कब प्रयोगात्मक आधार पर शुरू की गई थी? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ईवीएम को 1989, 1990 के दौरान ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। प्रयोगात्मक आधार पर शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तक किसी भी चुनाव में भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या क्या रही है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अब तक जो किसी भी चुनाव में उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या जो है 1033 तक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद ऑप्शन नंबर डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से डिजाइन या तैयार किया गया? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में उपयोग होने वाली जो ईवीएम है उसको चुनाव आयोग ने ऑप्शन नंबर बी डीआरडीओ और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव में राज्यों की पंचायत और नगर पालिकाएं जो हैं इनके चुनाव संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकता है? बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 352 के तहत बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के स्थिति में आपातकाल घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा साधारण विधेयक और धन विधेयक, माफ करिएगा, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इन दोनों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के बारे में कौन सा कथन असत्य है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पीएमओ के बारे में ऑप्शन नंबर ए, यह संवैधानिक संस्था है, यह बात गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत। ये सब कहां से लिया गया है, बतलाइए। राइट आंसर क्या है? चलिए देखते हैं। तो संविधान की ये प्रमुख विशेषताएं जो हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में फारसी भाषा नहीं है। अब फारसी भाषा नहीं है तो टोटल कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में संविधान की, ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो दोस्तों, पॉलिटी के ये 40 क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछे जा सकते हैं। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप अपने दोस्तों तक भी इस लिंक को शेयर करिएगा जो आप वीडियो देख रहे हैं। और चैंपियंस, अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को रेड कलर का बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी कोई भी क्लास का वीडियो ना छूटे। चैनल पर 4 क्लासेस अपलोड होती हैं जिनका टाइमिंग मैंने ऊपर दे दिया है। इन सभी क्लासेस को आप देखकर नोट्स बना सकते हो, पढ़ सकते हो, आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के होम पेज पर भी क्लिक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे लिंक मांग सकते हैं, हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे। किसी भी प्रकार से आपको पढ़ाई का जो भी वीडियो चाहिए वो हम आपको शेयर कर देंगे। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा जाते जाते, जिसने लाइक ना किया हो, और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुप में, जिससे और भी दोस्तों तक ये हमारा वीडियो पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहां रहिए जबरदस्त रहिए। आप सभी का दिन शुभ हो।